बड़ा प्रश्न ये है कि बार बार बिना किसी ठोस आधार के विपक्ष अतिशय आशावाद में उम्मीद से क्यों भर जाता है कि सरकार गई, मोदी की सरकार गई। जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तीसरी बार तो मुझे याद है विपक्ष के बड़े नेताओं ने कहा ये 6 महीने की सरकार है। 24 में बनी थी, 25 का सितंबर चल रहा है, कहा था 6 महीने में चली जाएगी सरकार। वहां से लेके लेटेस्ट वार्निंग थी कि वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में सरकार चली जाएगी। मेहमानों से परिचय करा दे, रत्नाकर सिंह हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, रत्नाकर जी का स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह जी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, धर्मेंद्र जी का बहुत स्वागत है। रोहित अग्रवाल हैं आरएलडी के प्रवक्ता, रोहित जी का बहुत स्वागत है। विवेक नारायण जी अभी जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रतिनिधि हमारे साथ थोड़ी सी देर में। धर्मेंद्र भाई आपसे बात शुरू करूंगा। बार बार जल्दबाजी में बिना किसी आधार के, बिना जेब में कोई मालमत्ता रखे विपक्ष आज बार बार ऐसा लगता है कि वो अनावश्यक उत्साहित हो जाता है और अनावश्यक उम्मीद से हो जाता है। मुझे याद है जब मोदी की सरकार बनी तीसरी बार तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने कहा कि 6 महीने चला लेने दो सरकार, फिर तो सरकार जानी है। और वहां से लेके हम अभी 1 महीने से सुन रहे हैं कि 9 सितंबर को सरकार चली जाएगी। वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हार रहे हैं मोदी। धर्मेंद्र जी, ये अति उत्साह या अति उम्मीद बार बार पब्लिक फोरम पर क्यों दिखाई देती है? जी जी नमस्कार अमिताभ जी, हमारे पहले साथियों और आपको आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। अमिताभ जी देखिए, लोकतंत्र उम्मीद पे ही है। अब किसी की एक संख्या ज्यादा होना या ज्यादा हो जाने से लोकतंत्र मरा नहीं करता, या उसके लिए विपक्ष ये कह दे कि नहीं अगले के पास उठे तो निर्वाचित हो। सवाल ये है कि जो वर्तमान में देश की स्थिति है, देश कहाँ है? देश में 2 धाराएं हैं, एक बांटने वाली, दूसरी जोड़ने वाली। जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के आधार पर जो समाज को बांट करके राजनीति करते हैं, सत्ता हासिल करने के लिए भावनाएं भड़काते हैं, लोगों को अलग अलग खेमों में बांटने का काम करते हैं। अमिताभ जी देखिए, इसमें तत्कालिक लाभ तो मिलता है, लेकिन लोकतंत्र में सामाजिक समरसता पर और देश पर ही अल्टीमेटली चोट होती है। दूसरी जो न्याय की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं, भाईचारा की बात करते हैं, धर्मेंद्र भाई एक मिनट रोकूंगा, फिर पूरी बात कहिएगा। आपकी जो बात है वो थियोरिटिकल है, हम आज बहस प्रैक्टिकलिटी पर कर रहे हैं। थ्योरी तो ठीक ही है, लोकतंत्र सा एक मिनट रुक जाओ, लोकतंत्र, उदारवाद, समभाव, जोड़ना, एकता, सब थ्योरी ठीक है। मैं विशुद्ध प्रैक्टिकलिटी पर बात करने आया हूं। आज 1 घंटा कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने कहा जब ओथ ली नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार कि 6 महीने की सरकार है, विदिन 6 मंथ सरकार कोलैप्स कर जाएगी। तो उनके पास कुछ गणित रहा होगा, वो गणित बार बार असफल क्यों हो रहा? मैं ये आज विषय ये है, ये कहा गया 9 सितंबर को खेला हो जाएगा, मोदी सरकार गिर जाएगी क्योंकि उपराष्ट्रपति नहीं जितवा पाएंगे अपना। ऐसे खेला और कबड्डी तो कुछ दिख नहीं रही, ना पहले दिखी ना अब दिख रही। तो बार बार ये मिसकैलकुलेशन क्यों? आज विषय ये है। बाकी तो अच्छा है, लोकतंत्र है, लोकशाही है, जनतंत्र है, एकता है, सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन आज विषय ये है। लाइन में कहें तो संख्या बल बदलता रहता है, लेकिन सिद्धांत जो है वो हमेशा टिकते हैं। अब आते हैं, आप कैसे कह रहे हैं कि हम अभी संख्या बल, अभी तो काउंटिंग हुई नहीं है। अंतरात्मा के आधार पर पहले भी निर्णय हुए हैं, आप जानते ही हैं। ऐसा तो है नहीं, देश में उपराष्ट्रपति पद को लेकर के, राष्ट्रपति पद को लेकर के अंतरात्मा की आवाज पर पहले निर्वाचन हुआ है। जो संख्या बल वाली पार्टी थी उसका कैंडिडेट हार चुका है। अब वो अलग परिस्थितियां थी विवेचन में, इसमें ये बट में मैं नहीं जानना चाहता हूँ। सवाल देखिए आज की डेट में ये है कि कौन कहाँ खड़ा है। इतिहास में ये दर्ज होने का समय है कि कौन किस खेमे में रहता है। एक जो रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है, उस कंटेस्ट में लेना चाहूंगा। समर पेश है नहीं पाप का भागी केवल ब्याज, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी इतिहास। सवाल ही उपराष्ट्रपति का पद कोई ऐसा पद नहीं है कि जो कुछ भी हो गया, कौन जीत गया हार गया, ग्राम प्रधान का है। उपराष्ट्रपति का पद लोकतांत्रिक संतुलन का प्रतीक है। ये संख्या बल तो बदलता रहता है, कुछ भी हो जाएगा, ठीक है धर्मेंद्र जी, ठीक है, लेकिन ये लड़ाई जीत हार से, ठीक है धर्मेंद्र भाई, ठीक। मैं बहस को आगे ले जाऊं, 2 बातें कहूंगा।
मैंने धर्मेंद्र सिंह से कहा था कि आज बहस को थ्योरी की क्लास से निकालकर प्रैक्टिकल की क्लास में लिया। भाई हफ्ते में एक दिन तो प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, रोज 7 दिन थ्योरी थोड़ी नहीं चलेगी यार। बच्चों को भी जब पढ़ाई जाता है कोर्स तो उसमें रोज तो थ्योरी नहीं होती, प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। ये दार्शनिक भाव आ जाना, अब धर्मेंद्र अब रुकना होगा, ये दार्शनिक भाव राजनेताओं को शोभा नहीं देता, ना उनके लिए बना है। लोग अरे नंबर तो आते जाते रहते हैं, नहीं जी आते जाते नहीं रहे, नंबर से ही आप आते और जाते हैं, नंबर आते जाते नहीं रहते, इतनी सस्ती चीज नहीं है। नंबर में ही जनता का जनादेश होता है, उसी से नेता के माथे पर रोली चंदन लगता है या वनवास मिलता है। नंबर छोटी चीज है क्या? और अगर आप गौतम बुद्ध है तो चुनाव काहे को लड़ रहे? फिर तो नीलकंठ पर्वत पर कुटिया बसाओ, इतनी छोटी बात है क्या नंबर? नंबर ही सब कुछ है मेरे भाई, उसी से में जनता का जनादेश है। एक प्रश्न आया, मेरा प्रश्न दूसरा था, मैंने पूछा कि 6 महीने में सरकार गिर जाएगी मोदी की, ये कहा था तो इसके पीछे कोई आंकड़े जुटाए होंगे, उसका उत्तर चाहिए था, वो खर नहीं आया। या यूं ही बोल देते, बोले ना कुछ बोलते रहो, तब तो अलग बात है, और अगर आंकड़े थे तो आंकड़े दिखने चाहिए। और एक बात कहे कि विवेक जी भी जुड़ गए, उनका भी स्वागत है। धर्मेंद्र जी ने कहा कि एक बार कि ऐसा नहीं, अंतरात्मा की आवाज पर उपराष्ट्रपति वो राष्ट्रपति के चुनाव में फैसला हुआ। जी हाँ हुआ है, हमको याद है वो दृश्य, लेकिन तब सबको दिख रहा था कि अंतरात्मा की आवाज पर खेल होने जा रहा है। इंदिरा जी की आवाज थी वो, ठीक है ना भैया धर्मेंद्र जी? अभी दिख कुछ नहीं रहा, ठंडा ठंडा कूल कूल, कहीं जुम्बिश नहीं है, इसलिए उससे तुलना ना करो। इंदिरा गांधी है कोई इस वक्त विपक्ष में, और इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री थी तब खेला हुआ था, इसलिए ऐसे बाकी कभी नहीं हुआ। जो जहां है वो वहीं वोट करता है, चाहे दिनकर जी की कविता कितनी बार भी पढ़ी जाए, लेकिन राजनीति में जो जहां है वो वहीं खड़े होकर वोट करता है, क्योंकि वहीं से वो चुन के आया है। रोहित अग्रवाल जी, मेरा आज प्रश्न ये है कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जिस दिन से चुनाव का नतीजा आया 2024 के लोकसभा का, रोहित, जिस दिन से चुनाव का नतीजा आया उस दिन से मैं देख रहा हूं हर 3 महीने के अंतराल पर विपक्ष के किसी न किसी बड़े नेता से मैं सुनता हूं कि सरकार जाने वाली है, पूरा खेला हो चुका है, सारा बंदोबस्त हो चुका है, मोदी और अमित शाह घबरा रहे हैं। और फिर 3 महीना निकल जाते, फिर अगले 3 महीने पे एक नई टाइमलाइन आ जाती कि नहीं इसमें नहीं गिरी लेकिन इसमें गिर जाएगी। लेटेस्ट टाइमलाइन थी कि 9 सितंबर को सरकार गिर जाएगी वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में। अमिताभ जी, ये सब टाइमलाइन जितनी आपको दिख रही है सब वैसी ही हैं जैसे एक टाइमलाइन आती है ना कि दुनिया खत्म हो जाएगी, इस तारीख को दुनिया खत्म हो जाएगी, भविष्यवाणी हुई थी। ये इसी टाइप की टाइमलाइनें हैं। भाई लोकतंत्र की बात करते हो, लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार कैसे गिर जाएगी ये भी तो बताना पड़ेगा ना। दूसरी बात, एक बात और बतानी चाहिए विपक्ष को कि ये लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाएं और ना जाने कितने बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये जो इनके कैंडिडेट हैं बी सुदर्शन रेड्डी, कौन है ये? क्या इतिहास है इनका? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं ये। क्या इन्होंने आपको लाभ दिया था जो आज आपने इनको 69 साल की उम्र में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट बनाया? जवाब देना पड़ेगा ना आपको। जनता तो पूछ रही है ना भाई, उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट आप कहते हो साहब कि ये लोग संवैधानिक संस्थाओं को कंप्रोमाइज कर रहे हैं क्योंकि ये राज्यसभा भेज देते हैं जजेस को। आप कहां उपराष्ट्रपति बनाने के लिए आप लेके घूम रहे हो उनको हाथ पकड़ के? तो क्या कंप्रोमाइज हुआ था, इसका जवाब कौन देगा? आपको खुद ही नहीं पता है। आपने तो खाली बस मनोरंजन के लिए अपने कैंडिडेट को उतार दिया है। यही आपने राष्ट्रपति के चुनाव में किया था, और जो कैंडिडेट है उसकी आप दुर्गति करवा देते हैं। भाई संविधान को, अगर आप संविधान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो आपको सामने आना चाहिए था। आपको पता है मेरे पास नंबर्स नहीं है, इन सब छीछा लेदर की बजाय आपको कहीं ना कहीं जो सरकार के पास नंबर्स हैं, और ये उपराष्ट्रपति एक ऐसा पद है जहां पे आपको कहीं ना कहीं सहमति से उसको चुन के आना चाहिए था। राष्ट्रपति जी को आपको सहमति से चुन के आना चाहिए था। ये होती है लोकतंत्र की सुंदरता। ये नहीं होती है लोकतंत्र की सुंदरता कि जो खाली आप भविष्यवाणियां करते रहें और अपनी ही भविष्यवाणियों में फंसते चले जाएं। क्या होगा आज के बाद, क्या होगा? भाई आपकी बातचीत खत्म, भाई सरकार भी बच गई, उपराष्ट्रपति भी
एनडीए के चुने गए, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर आप नई चीजें लेके चले आएंगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं विपक्ष को थोड़ा जिम्मेदार बनना पड़ेगा। इमेच्योर विपक्ष है ये, जो ये युवा नेता वाला कॉन्सेप्ट है ना विपक्ष का, ये युवा नेता से इनको मेच्योर नेताओं पे मूव करना पड़ेगा, मूव ऑन होना पड़ेगा, क्योंकि ये युवा नेता वाला कॉन्सेप्ट चलने वाला नहीं है। क्योंकि ये युवाओं के बस की बात नहीं रह गई है। जो आपके दो युवा हैं कि अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी मिलके ये बदलाव ले आएंगे, ये ऐसी ऐसी व्यवस्था रह नहीं गई है। ये सिर्फ अपने ही साथियों को आपको कोसना है, अपने जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं उनको भी आप इकट्ठा नहीं रख पाते हैं, परंतु आप निरंतर भ्रम की स्थिति में जनता को भी लेके आते हैं। ऑकवर्ड स्थिति में विश्व पटल पे आप देश को लेके आते हैं, सरकार को लेके आते हैं, और आप हासिल कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि जनता समझदार है हमारे देश की, और हमारे देश की जो जनता है उसको पता है ठीक है कि वो क्या कर रही है। जी, मैं विवेक नारायण जी के पास चलूंगा, कांग्रेस के नेता हैं। विवेक जी, जिस दिन सरकार बनी थी उस दिन खड़गे जी ने कहा था 6 महीने में सरकार चली जाएगी, नायडू और नीतीश हमारी तरफ आ जाएंगे। क्या वो समय खत्म हो गया? और लेटेस्ट ये कहा था कि अब 6 महीने, खड़गे जी ने कहा माइक पर कि 6 महीने की सरकार बची है उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद। गो वेंट गॉन। ये कहां से लाते हो आप लोग भविष्यवाणियों का मसाला? इसका आधार क्या होता है? मतलब कुछ तो आधार रहता होगा जब आप इतने बड़े लोग बोलते हैं कोई बात मंच सार्वजनिक तौर पर, एक डेट बताते हैं कि फला तारीख तक सरकार चली जाएगी, और वैसा जमीन पर कुछ दिखता नहीं है। तो ये बार बार, या एक बार हो सकता है, लेकिन बार बार ऐसा अति आशावाद क्यों विवेक जी? क्या आपको लग रहा है कि आज जो तारीख दी गई थी कि 9 सितंबर को मोदी सरकार का पितृपक्ष में विसर्जन हो जाएगा, वैसा कोई माहौल लग रहा है क्या विवेक जी? अमिताभ जी, ये देखिए, अगर बात उन्होंने, खड़गे जी ने कही, या जो बात बार बार कही जा रही है, आप जो बता रहे हैं, तो ये बात तो उनकी सब सही साबित हो गई। अगर जिस तरीके से एक राजनीति का सिनेरियो पिछले 10-11 सालों में बदला है, वो सिनेरियो के तहत ये सरकार बची हुई है, वरना सरकार तो गिर गई होती। ये सरकार जिस तरीके से आप बता रहे हैं, खड़गे जी ने कहा है, तो खड़गे जी ने हवा में नहीं कहा, या इस जिम्मेदारी वाले पद पे बैठे हुए हैं, तो ये खेल, ये सिर्फ खेला चल रहा है, खेले पे सरकार चल रही, इस पे सरकार गिर गई होती है। ये सरकार तो जो उन्होंने कहा है बिल्कुल वो सही था। सरकार थोड़ी ना चल रही भाई, न विपक्ष की कृपा से कोई सरकार चलती है, सरकार अपनी संख्या बल पर चलती है। किसी कोई सरकार देश में, प्रदेश में विपक्ष की कृपा से थोड़ी ना चली कभी। विवेक जी, लग रहा विवेक जी का जी, विवेक जी आवाज आ रही है भाई? बताइए, कांग्रेस का नेटवर्क ही नहीं मजबूत है तो कैसे बात होगी भाई? जरा देखिए विवेक जी जुड़े तो बताइएगा। रत्नाकर सिंह जी, ये आपकी सरकार को लेकर त्रैमासिक आधार पर भविष्यवाणियां क्यों हो रही हैं? हमने कभी नहीं देखा। इंदिरा जी की सरकार होती थी, चरण सिंह का लोकदल हो, चाहे वाजपेयी जी का जनसंघ हो, ऐसी भविष्यवाणी नहीं करता था कि मार्च में गिर जाएगी, फिर जून में गिर जाएगी, फिर अगस्त में गिर जाएगी। ये बार बार क्यों हो रहा है ऐसा? और गंभीर बड़े नेता ऐसा कर रहे हैं और माइक पर तारीख दे रहे हैं। जी देखिए अमिताभ जी, आज विपक्षी पार्टियों के पास तारीख देने के अलावा कोई काम बचा नहीं। अब ये चूंकि इनके कार्यकर्ता जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं, उन कार्यकर्ताओं में जान फूकनी है, तो निश्चित रूप से उनको अगली तारीख, जैसे कोर्ट में दिया जाता है कि अगली तारीख, इसके बाद अगली तारीख, इसके बाद अगली तारीख, और केस चलता रहता है, उसी तरह कार्यकर्ताओं को भी ये आश्वासन दिया जाता है कि अगली तारीख तक सरकार गिर जाएगी भाई और हमारी सरकार आ जाएगी। तो कार्यकर्ता बेचारे उसी में लगे रहते हैं, पहली चीज। दूसरी बात ये है कि राहुल गांधी भी तारीख दिए थे एक बार कि अगर ये सरकार
फिर से तीसरी बार आती है तो लोकतंत्र जो है इस देश में चुनाव नहीं होंगे, लोकतंत्र जो है खत्म हो जाएगा। तो ये इसी तरह से जनता को गुमराह करने के लिए तारीख पे तारीख जो है वो देते रहते। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, जीत हमारी सुनिश्चित है। अब जीत वो कितने अंतर की होगी, 100 की होगी या 110 की होगी या 115 की होगी या 125 की होगी, वही बस तय करना बाकी है। और ये महज एक औपचारिकता मात्र चुनाव रह गया है और जीत हमारी प्रामाणिक और निर्णायक होगी, ये तो सुनिश्चित है। दो बात इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कहा, धर्मेंद्र जी, मैं पहले उस पर आना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि अंतरात्मा की आवाज, आजकल वो शब्द बहुत चल रहे हैं, अंतरात्मा की आवाज। और जब इस तरह के चुनाव होते हैं तो अंतरात्मा की आवाज शब्द जो है ज्यादा गूंजता है। आजकल एक फोटो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, आपने भी देखा होगा अमिताभ जी, कि सुप्रीम कोर्ट का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी सुदर्शन रेड्डी जो है वो एक ऐसे व्यक्ति से जाकर के और वोट की कामना करते हैं, वोट हासिल करने की बात करते हैं, जो उन्हीं के कोर्ट द्वारा सजा याफ्ती है, कन्विक्टेड है। अब कन्विक्टेड आदमी जो चारा चोर है, जिसको सजा भी मिल चुकी है, पूर्व जज जो है न्यायाधीश, उनके यहाँ जाते कहते हैं भैया हमको वोट दे देना, जरूर हम जीतेंगे। तो ये कौन सी अंतरात्मा, ये तो पूरे देशवासियों के अंतरात्मा को झकझोर दिया है। ये बात है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि ये कह रहे थे कि खेमे में, ये देश की जनता ये याद रखेगी कि कौन किस खेमे में है। तो देश की जनता ये भी जानती है कि अली बाबा और 40 चोरों की जमात किस में है। देश की जनता ये बहुत अच्छी तरह से जानती है। चारा चोर किस खेमे में है, ये भी देश की जनता जानती है। नेशनल हेराल्ड में चोरी करने वाला जमानत पे है, ये किस खेमे में है, ये भी देश की जनता जानती है। और टोटी का तो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि अखिलेश जी वो फिर से अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगे कि हमारी सरकार आएगी तो हम भूले नहीं हैं, उसको जो है सबक सिखाएंगे, तो मैं नहीं कहना चाहता। देखिए, आज इनका जो कैंडिडेट है अमिताभ जी, जो पी सुदर्शन रेड्डी इनके जो कैंडिडेट हैं, उनका इतिहास उठाकर पढ़ लीजिए, इनको कोई कैंडिडेट नहीं मिला है। उनका इतिहास ये है कि आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ में एक बार नक्सलों के खिलाफ आंदोलन चला था, सलवा जुडूम आंदोलन चला था। वो आंदोलन वहां पे नक्सलियों पे नाकाम लगाने के लिए सफलता की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी ये जज ने एक ऐसा फैसला दिया जिससे कि उस आंदोलन को खत्म करना पड़ा। और उसका परिणाम ये हुआ कि 8 साल तक छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अपना सिर जो है उठाते रहे और सैकड़ों लोगों की हत्याएं हुई, नक्सली गतिविधियों में वृद्धि हुई। तो इस तरह के तो जो है इनके कैंडिडेट हैं जो पी सुदर्शन रेड्डी। और मैंने कहा वही दूसरी चीज कि देखिए नागर जी, ठीक है, ये जो ठीक है, आएंगे दोबारा में। विवेक जी अगर जुड़ गए हैं तो उनके पास चलेंगे। लेकिन एक बात मैं कहूं, मेरी रुचि उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे कैंडिडेट्स के विवेचन में नहीं है, उसमें मत पड़िए। ये सुदर्शन रेड्डी है या दूसरे पक्ष के प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता व्यवहारिक तौर पर। व्यवहारिक तौर पर पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, खेमे चुनाव लड़ते हैं, गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं। शक्ति परीक्षण इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच में है। उम्मीदवार का नाम राम हो श्याम हो, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। पार्टियों की रणनीति जीतती है, पार्टियों की रणनीति हारती है। मेरे ख्याल से मेरी बात से विवेक जी भी सहमत होंगे और सारे पुराने लोग सहमत होंगे जो इस तरह के सिस्टम को जानते हैं। विवेक जी, मेरा प्रश्न ये कि आप लोग पब्लिक में बार बार ये तारीखें देते हो, फिर बाद में जगहसाई कराते हो अपनी, ये शगल बंद क्यों नहीं कर देते? जब गिरेगी तो गिरी जाएगी, सब जान ही लेंगे। आप ज्योतिषी हो नहीं, काय को थू कराते हो बाद में? बोलो 6 महीने में गिर जाएगी सरकार। अब 18 महीने बाद आदमी पूछने जाता कि भैया गिरी नहीं, अरे बोले वो गिरी हुई मानो, वो गिरी हुई मानो। तो ऐसे ज्योतिषी को तो फिर लोग गंभीरता से नहीं लेंगे ना। पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजर भी अगर हम आपको मान लें और आपकी बार बार भविष्यवाणियां गलत होंगी तो फिर तो बाजार भाव गिर जाता है। विवेक जी नहीं? साहब जी, जी पिछले 11 सालों में एक नया परसेप्शन देश में बना है कि सत्ता ही सब कुछ है।
जो सत्तारूढ़ दल का व्यक्ति कह रहा है वो बात सही है। ये एक जो परसेप्शन बनाया गया है तो उसके सत्ता ही सब कुछ है, तो आपको लग रहा है। बाकी आप समझ सकते हैं कि किसी भी इतनी बड़ी पार्टी का अध्यक्ष अगर कोई बात कह रहा है तो उस बात के कोई कोई मायने जरूर होंगे। वो इस मायने तरीके से दिखेंगे तो माने जाएंगे, एकदम अध्यक्ष के जुमलेबाजी नहीं कहने कर से नहीं सकता। माने जाएंगे। वो मायना वो जमीन पर जुमले दिखेगा वो तो जुमले माना जाएगा, अन्यथा नहीं, अध्यक्ष कहे चाहे परमाध्यक्ष कहे, उससे क्या फर्क पड़ रहा विवेक जी? अमिताभ जी वो जुमलेबाजी जी तो नहीं देखी हो सकती है, लेकिन ये भी सब जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, हम जान रहे हैं, हमारे रत्नाकर जी भी जान रहे हैं, रोहित अग्रवाल जी भी जान रहे हैं कि ये सारा क्या खेला चल रहा है, किस तरह से कहाँ से बांस बल्ली लगी है, कैसे सरकार लगी है और कैसे बांस बल्लियां को पानी दिया जा रहा है, कैसे खाद दी जा रही है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन वही बात है कि कहने की बात नहीं, इतनी हिम्मत कोई कर सकता है। तो उस तरीके से ये भविष्यवाणी गलत नहीं हो रही है, ये बिल्कुल बात सही है। लेकिन जिस तरीके से मैनिपुलेशंस चल रहे हैं, नहीं जिस विवेक तरीके जी, से अभी देखिए एक राष्ट्रपति विवेक चुनाव जी क्या एक हुआ, मिनट, विवेक आप जी देखिए एक मिनट, तेलंगाना आज को देखिए, ठीक है और विवेक जिस जी, तरीके से लोगों को- एक मिनट रुक जाओ। लेटेस्ट भविष्यवाणी आपके नेताओं की थी 9 सितंबर को मोदी सरकार चली जाएगी, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हार रहे हैं लोग। आप इस भविष्यवाणी पर आज टिके हो कि नहीं, हाँ या ना? देखिए या ये अपने मन से मान आप लोगे कि मोदी सरकार चली गई, या अपने मन से मान लोगे कि चली गई? नहीं जी देखिए, आप ये जानिए कि जहां पे ये सवाल हो एक अकेला सब पे भारी, आज संख्या बल के लिहाज से अगर आप देखते हैं तो आज उसके उस हिसाब से तो आप कह सकते हैं कि एनडीए के प्रत्याशी जीतेगा। लेकिन संख्या बल के बाद भी आज क्या जरूरत पड़ी, क्या इसे वजह बनी कि आज इंडिया ब्लॉक को अपना प्रत्याशी उतारना पड़ा। और इसके परिणाम आप देखिएगा, इसके परिणाम अप्रत्याशित थोड़ी देर में आ जाएंगे आपको। अंतरात्मा की ठीक बात विवेक नहीं जी, हो अभी रही, रुकना लेकिन होगा। बात यहाँ ये हो रही ठीक है है विवेक भाई कि आज जी, ठीक है, अभी रुकना होगा। मैं फिर कहूं, आपने खड़गे जी से आगे जाके एक और भविष्यवाणी ठोक दी, इससे नहीं बच रहे आप, इसी से चेहरा खराब हो रहा बार बार। बोले अभी थोड़ी देर में देखिएगा अप्रत्याशित परिणाम आ जाएंगे। अगर सुनामी नहीं आई तो फिर चेहरा खराब होगा, और सुनामी आनी नहीं। मैं समझ गया खड़गे जी को ऐसी इंफॉर्मेशन आप ही लोग देते होंगे कि गुरु बोल दो, बोल दो सरकार जा रही है। मैं समझ गया आप ही लोग हैं। विवेक जी ने एक बात कही, रोहित अग्रवाल आपके पास आऊंगा। विवेक जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि ऐसा माना जाता है कि सत्तारूढ़ पार्टी सब कुछ है। हाँ जी, जो सत्तारूढ़ है इसका मतलब उसी को जनादेश दिया है, जनता ने सरकार चलाने का, देश चलाने का। एक चीज समझ लीजिए हिंदी में, और दूसरी चीज भी बिल्कुल विशुद्ध हिंदी में समझना चाहिए हम सबको। ये सवाल कांग्रेस को तो पूछने नहीं चाहिए। जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने गुवाहाटी सम्मेलन में कहा था इंदिरा जी ही भारत है, भारत ही इंदिरा जी है। और आप कह रहे होगे सत्ता में है तो क्या है, कुछ ज्यादा है, उनको ज्यादा समझते हो, हम कम है। अरे आपने तो भारत ही समझ लिया था वो उनको। अभी रत्नाकर ये तो नहीं कहने की हिम्मत जुटा रहे कि मोदी ही भारत और भारत ही मोदी, ये तो कहने की हिम्मत जुटा नहीं रहे रत्नाकर। लेकिन आपके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भरे मंच पर माइक से इंदिरा जी की मौजूदगी में कहा था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। और आप कह रहे हो आपको चिढ़ इस बात से है कि मौजूदा सरकार को सरकार क्यों माना जा रहा है। क्या म्युनिसिपैलिटी में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मान लें उनको? आप कहो तो ऐसे घोषणा कर दो, फिर खड़गे जी से आदेश जारी करा दो कि जो सरकार है उसको म्युनिसिपैलिटी का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी माना जाएगा। आप सरकार में हो तो आप भारत हो जाओ, आप भारत माता हो जाओ, और दूसरे सरकार में हो तो उनको सरकार भी ना मानो। यही इसीलिए समस्या पैदा हो रही है विवेक जी, बाकी कुछ नहीं। रोहित जी, कांग्रेस कह रही है कि अभी भी खेला होगा, सुनामी होगा, अप्रत्याशित परिणाम आएंगे, चकाचौंध हो जाएगी, सब लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। क्रांति की संभावना कांग्रेस देख रही है अभी भी। आपको दिख रही है कोई संभावना क्रांति की? देश की सबसे पुरानी पार्टी और देश का सबसे बड़ा विपक्ष अगर इस तरीके की बात करे तो ऐसा लगता है कि बचकानी बातें करने के लिए इनको कौन उकसाता है। क्योंकि इनके पास आज भी, मैं कहूंगा कि इनके पास जो लीडर्स हैं पुराने,
वो कहीं ना कहीं इस चीज को समझते हैं, राजनीति को समझते हैं और राजनीति के नंबर्स को समझते हैं। उसके बावजूद अगर आप इस तरीके की बात करो, कुछ घंटों के लिए अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए आप इस तरीके की बात करो, तो मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि किसी एक बार अगर आप मनोबल बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं की इस तरीके की बात करो तो बात समझ में आती है, लेकिन हर हफ्ते अगर आप इस तरीके की टाइमलाइन दे के और उसके बाद उन टाइमलाइन के अंदर निकलता क्या है, टाइम फेस, तो ऐसी स्थिति में कार्यकर्ताओं का भी मनोबल गिरता है और नेताओं के ऊपर से विश्वास उठता है उनका। तो मुझे लगता है विपक्ष को थोड़ा जिम्मेदार होना चाहिए और जैसा मैंने भी पहले वक्तव्य में कहा था, ये जो युवा नेता वाली छवि है, इनको इससे कहीं ना कहीं बाहर आना चाहिए और युवा नेताओं की तरह नहीं इनको सोचना चाहिए, इनको बिहेव करना चाहिए एक मैच्योर लीडर की तरह। क्योंकि आप लीडर ऑफ अपोजिशन है और लीडर ऑफ अपोजिशन की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है देश के प्रति, और ऐसी स्थिति में आप सरकार की कमियों को उजागर करिए। आप बताइए, पंजाब के अंदर आज बाढ़ आई हुई है, कहां है कांग्रेस? कहां है कांग्रेस? बिहार में चुनाव हुए तो वहां पे आप यात्रा निकाल रहे हो। तो देश की आपदा से आपका कोई मतलब नहीं है, और देश के अंदर जो अच्छे काम होने हैं वहां पे आप सिर्फ अड़चन लगाने के लिए आ जाते हैं। आज ये जो समय बर्बाद हुआ सदन का, अगर विपक्ष सहमति से उपराष्ट्रपति को चुन लेता तो ये ऐसा क्यों होता? ऐसी स्थिति ना बनती ना कि देश का समय बर्बाद हो। क्योंकि आपको भी पता है, आपने अपनी फजीयत करा ली वोटिंग करवा के, इसके बावजूद आप आखिरी मूवमेंट तक अपनी फजीयत करवाना चाहते हो, आप अभी भी हार मानने को तैयार नहीं हो। तो ये इस तरीके का मुझे लगता है कि जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है विपक्ष। अखिलेश यादव जी से पूछा गया, नंबर्स नहीं है आपके पास, उसके बाद भी आप क्यों चुनाव के अंदर कूद गए? तो अखिलेश यादव जी कहते हैं साहब आपको कैसे पता नंबर्स नहीं है? आप सोचिए, एक आम पत्रकार को, एक आम स्प्रिंगर को पता है कि आपके पास नंबर नहीं है, पर अखिलेश यादव जी को नहीं पता है कि आपके पास नंबर्स नहीं है। उसके बाद आप कहते हो कि आपको साथ देश की जनता नेता मान ले। अरे कम से कम भाई साहब, देश की जनता के प्रति ना सही, अपने कार्यकर्ताओं के प्रति रोहित तो जी आप अभी रुकना, विवेक जी रुकिएगा, मैं धर्मेंद्र जी के पास आऊंगा। धर्मेंद्र सिंह जी, आपने एक बात कही थी अंतरात्मा, ये बात अखिलेश जी ने भी कही कि वोट अंतरात्मा पर पड़ना चाहिए। ये फ्रेज बेसिकली इंडियन पॉलिटिक्स में इंदिरा जी लाई थी, ठीक, वो एक प्रसंग है, सबको पता है। उन्होंने अपनी पार्टी के उम्मीदवार को हरवा के अपना निजी उम्मीदवार जितवा दिया था, लेकिन उसके पहले कभी देश में ऐसा नहीं हुआ, उसके बाद भी कभी नहीं हुआ। ये बिल्कुल सबको समझ आनी चाहिए बात। अंतरात्मा एक शब्द मैंने आपसे जो सुना और अखिलेश जी से सुना, लग रहा है आप लोग अंतरात्मा का सम्मान करने वाली पार्टी हैं कि भाई अंतरात्मा का मामला होना चाहिए। आपकी पार्टी के 6-7-8 विधायकों ने राज्यसभा के चुनाव के दौरान अंतरात्मा पर वोट दे दिया, और उन्होंने भी यही कहा कि हमने तो अंतरात्मा वोट दिया। क्या तो आप लोग आग बबूला हो गए, उनको बाहर निकालो, ये करो, नोटिस दो? नहीं, अंतरात्मा भी सेलेक्टिव होगी कि भाई यहां अंतरात्मा स्वीकार होगी, यहां नहीं। जैसे होता ना कि यहां पेटीएम चल जाएगा, वहां नहीं चलेगा। धर्मेंद्र जी। अमिताभ जी, आप बहुत समझदार साथी हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत देखा नहीं जाता, और जिस चुनाव की आप बात कर रहे हैं उसमें मत दिखा के डाला जाता है। अब उस विषय पे आऊंगा, विषयांतर हो जाएगा। कई बार डिबेट किया हूं और उसमें हमने इसीलिए नोटिस नहीं दिया, नहीं निकाला, उसके क्या कारण, बड़ी लंबी प्रक्रिया। देखिए, हमारे साथी राष्ट्रीय लोक दल के रोहित अग्रवाल जी, इनको इतिहास का ज्ञान नहीं। इनके नेता कई बार सरकारें गिराने और बढ़ाने में, देखिए जो कहा जाता है सरकार की कोलिशन गवर्नमेंट में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा किसको जनता दल के साथ चुनाव लड़े, और एक साल बाद ही हमको लगता है 89 में सरकार बनी, 90 में उसको हिला के गिरा दिया। तो वो नहीं लोग जानते थे क्या कोलिशन सरकारों में ऐसे जब गलत फैसले, सही टाइप फैसले होते हैं तो ऐसी उम्मीद की जाती है इसी में बनाना, ये अलग विषय। दूसरी बात, हमारे साथी कह रहे समय बर्बाद करना। अरे जरा इतिहास का ज्ञान रखिए। 2007 में भैरव सिंह शेखावत को राष्ट्रपति का चुनाव इसी भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाया था। अमिताभ जी, आपको याद होगा, 1/4 मत पाए, ये सब जानते थे हार सुनिश्चित है। लड़ाया कि नहीं लड़ाया? बीबी गिरी साहब जब राष्ट्रपति हुए 69 में, जनसंघ ने राजेश्वर प्रसाद सिंह को चुनाव लड़ाया था। बहुत बड़े अंतर से चुनाव हारे थे, लेकिन लड़ाया था कि नहीं था? 1992 में KR नारायणन साहब के खिलाफ C सुरेश रेड्डी को भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल सब लोग मिलकर लड़ाए थे। क्यों? देश का समय, सदन का और पूरे देश के आर्थिक नुकसान किया। 97 में उपराष्ट्रपति चुनाव में सुशील कुमार दत्ता को अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाया था, नहीं लड़ाया था? उसके लिए कहिए आरएलडी से कि भारतीय जनता पार्टी स्कैम माफी मांगे। 2012 में जब वो हामिद अंसारी खिलाफ जसवंत सिंह को चुनाव लड़ाया था, तो पूरा देश जानता था हारेंगे, और यूपीए कैंडिडेट के जसवंत सिंह आधा भी वोट नहीं पाए।
तो ये कहना कि डेमोक्रेसी में आप लड़ा करके समय बर्बाद कर रहे हैं, क्या चाहते हैं आप? कल को नरेंद्र मोदी जी जिसका नाम ले ले पूरा देश उनको ताली से राष्ट्रपति बनाएगा। चुनाव आयोग बंद कर दीजिए, क्यों प्रक्रिया अपना रहे हैं? ये कैसी बात हो गई भाई? देखिए ऐसा है, कब कब समय बर्बाद, इनको तो बड़ा अनुभव कम से कम आरएलडी के साथी को, कब अजीत सिंह जी चौधरी चरण साहब की विरासत को किसके साथ कहां लेके गए, मैं उस पर आऊंगा बड़ी लंबी बात हो जाएगी। चुनाव हमारे साथ लड़े विधायक होकर के, राज्यसभा हमने भेजा, मंत्री पद एंजॉय करने कहीं और चले गए। तो राजनीति संभावनाओं का खेल है, प्रयास होता है, मत लोग मानते हैं और इसी उसके साथ मानते हैं कि हमको मत मिलेगा और इसीलिए लड़ते हैं। कोई पहले से हार सुनिश्चित नहीं होती। और फिर अमिताभ जी आप जो फैसला अभी कर रहे हैं, ठीक है धर्मेंद्र जी, ठीक है, मैं रत्नाकर सिंह के पास चलूंगा। ठीक है धर्मेंद्र भाई, आगे बात। धर्मेंद्र जी ने बहुत सारे उदाहरण गिनाए, वो सब गूगल पर उपलब्ध हैं कि कब राष्ट्रपति के चुनाव में किसने कैंडिडेट लड़ा और उपराष्ट्रपति में कौन लड़े। मुझे याद है तब भी पार्टी लड़ाती, भाजपा लड़ाती थी जब उसके 2 सांसद थे, मालूम था कि कुछ आना जाना नहीं है, फिर भी उस पर आपत्ति नहीं। वो लोकतंत्र का सौष्ठव है, लोकतंत्र की भव्यता है, लड़ना चाहिए। कोई सत्यनारायण कथा थोड़ी ना है, चुनाव का प्रावधान है, चुनाव होना चाहिए। लेकिन जैसे मुझे अभी हंसी आ रही आपके नेताओं के दावों पर कि खेला हो गया, मोदी चले जाएंगे 9 सितंबर को, डन हो गया, गो वेंट गॉन। ऐसा अगर उस वक्त भी विपक्ष वाले करते तो भी मैं यही कहता कि क्या यार समझ नहीं आपको, आप उम्मीदवार लड़ा रहे हो वहां तक अच्छी बात है, लेकिन नहीं धर्मेंद्र नहीं, लेकिन अगर आप ये कहो कि नहीं नंबर जान गया मैं, खेल हो गया, मोदी बहुमत हार जाएंगे, और होना जाना कुछ नहीं। या तो मानो कि चुनाव होगा तो मोदी हार जाएंगे, बात समझ में आती है। आप हर 3 महीने पर एक नई थ्योरी फ्लोट करते हो कि चंद्रबाबू से बात हो गई है। बोले कैसे? बोले फलां के थ्रू राहुल गांधी की बात हो गई, डन हो गया। ये बताया गया कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कि नहीं बताया। चंद्रबाबू के खुद सगे बेटे ने जो मंत्री है नारा लोकेश, उसने क्या कहा मुझे पता नहीं, खड़गे साहब ने सुना कि नहीं सुना, उसने कहा आज भी एनडीए में है, कल भी एनडीए में है, 2029 के बाद भी एनडीए में रहेंगे। और आप खेला करा देते हो कहीं भी। मैं तो विपक्ष के हित की बात कर रहा हूं, बार बार खेला खेला चिल्ला के आप अपनी गंभीरता क्यों कम कर रहे हो? या तो खेला करा दो, और अगर खेला कराने की क्षमता नहीं है, तथा नहीं तो कथा नहीं। विवेक जी मन में रखो ना यार अपनी रणनीति, अगर गिरा सकते हो तो गिरा दो, उस दिन ताल ठोको। आप बार बार ताल ठोकते हो और बार बार मामला गड़बड़ हो जाता है। जिस दिन बिना सीला अनार हो, माचिस लगाता ही फुलझड़ी छूटे, उस दिन बात बने। सीला अनार बार बार लेके हम क्यों जाएं आतिशबाजी के कंपटीशन में? इस विषय है। रत्नाकर जी, विपक्ष को अभी भी लग रहा है कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को हम लोग सुन ही रहे थे, वो कह रहे थे कि आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे, यानी विपक्ष अभी भी मान रहा है कि खेला होकर रहेगा। जी अनम्यूट करो भैया। जी अमिताभ जी, देखिए आपने कुछ देर पहले ही एक चीज जिक्र किया था कि रणनीति तय करती है कि जीत होगा या हार होगा, और रणनीति प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले ही तय कर दिया था। रणनीति ये थी हमारी कि एक भी वोट जो है वो खारिज नहीं होना चाहिए इस चुनाव में। और हमने क्या किया, हमने क्षेत्रवार समूह बनाया और उन समूहों को एक प्रभारी मंत्री दिया, और वो मंत्री उस समूह को ले जाकर वोटिंग कराते, और एक भी वोट हमारा खारिज नहीं होगा। अब चुनाव का नतीजा अभी 1-2 घंटे में आ जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। तो ये हमारी रणनीति थी कि क्रॉस वोटिंग नहीं हो। अब क्रॉस वोटिंग इनकी रणनीति क्या है वो पूछ लीजिएगा। अभी नतीजे आएंगे तो तमाम इनके ग्रुप में देखा जाएगा कि क्रॉस वोटिंग हुई है कि नहीं हुई है, वो सब चीजें आ जाएंगी। तो रणनीति बहुत जरूरी है जीत और हार के लिए। जो हमने बनाया है रणनीति की एक भी वोट खारिज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक वोट महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, इनको हर जगह चमत्कार ही, अभी कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे थे कि चमत्कार होगा और हम जीत जाएंगे। भाई अच्छा है, आप मुंगेरी लाल के सपने देखते रहिए,
लेकिन चमत्कार नहीं होता है। लोकतंत्र में संख्या बल के आधार पे चुना राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं, और संख्या बल कौन देता है? वो जनता देती है। जनता किसको संख्या बल देती है? जो जनता के हित में काम करता है। और हम जनता के हित में काम किए, जनता ने हमको संख्या बल दिया है, और संख्या बल के आधार पे हम 100% उम्मीद करते हैं कि हम जीतेंगे। और इसी उपलक्ष्य में प्रहलाद जोशी के यहाँ रात 8 बजे के बाद जो है डिनर पार्टी भी आयोजन कर दिया गया है, और रात्रि भोज का भी आयोजन किया गया है। तो ये हम कोई चमत्कार की उम्मीद नहीं है हमें अपने संख्या बल पे उम्मीद है। चमत्कार की उम्मीद इनको हो सकती है, राहुल गांधी की हो सकती है कि अगर वो 4000 किलोमीटर पैदल चलेंगे तो देश में चमत्कार हो जाएगा और इनकी सरकार बन जाएगी। तो ये मुंगेरी लाल के सब हसीन सपने हैं। और दूसरी बात मैं आना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आरएलडी के प्रवक्ता को तमाम चीजें बता रहे थे, इसके साथ गए उसके साथ गए। मैं अमिताभ जी 2014 के बाद जो है सारे चुनाव में आप एक बार आंकड़ा उठाकर देख लीजिएगा कि समाजवादी पार्टी हर बार अपना साथ छोड़ती गई। कभी एक पार्टी के साथ चुनाव में थी, कभी दूसरे पार्टी के साथ चुनाव में थी। तो ये साथ नहीं देते हैं, कभी ये साथ छोड़ते जाते हैं। कभी बसपा के साथ चुनाव लड़ते हैं, तो कभी कांग्रेस पार्टी के साथ चुनाव लेते हैं। तो ये समयानुकूल जो है ये अपने मित्र बदलते रहते हैं, और ये ज्ञान दे रहे थे आरएलडी के प्रवक्ता के ऊपर। और आरएलडी ने पीडीपी के साथ सरकार बनाने वाले जो देश को बांटने की बात करती थी, वो कश्मीर को अलग होने की बात करती थी, हमको ज्ञान दे रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल को खत्म कर दिया। महाराष्ट्र के अंदर इनके परंपरागत कोई किसी को खत्म नहीं करता, कोई किसी को खत्म नहीं करता। उनकी पार्टी को कब्जा कर लिया, उनकी पार्टी को कब्जा कम से अपने आचरण पे ध्यान दीजिए। कितने आप अपने साथ वालों के साथ अन्याय अत्याचार किए, उनकी पार्टी का सिंबल और उनकी पार्टी का अकाउंट खाता तक आपने ले लिया, एमपी ने लिया, और आप उसके ऊपर चोरी कर लिया, और हमको ज्ञान दे रहे हैं किसको साथ देने किसको नहीं। हमारे ऊपर सर्व करो, पीडीपी के साथ सरकार बनाए, देशद्रोही पार्टी के साथ जिसको कहते थे, गलत नीतियां, हमारी नीतियां अच्छी है, बोलते हम पूरे देश में आप पिछले 11 साल से हमारी सरकार है। उत्तर प्रदेश में जहां पे लगाने पहले अपने आचरण तरफ देख लो तो आपकी जबान बंद हो जाएगी। शिरोमणि अकाली दल के साथ आपने क्या किया? आज कहाँ है? किसान आंदोलन की पीठ में छुरा घोंट के ठीक आरएलडी को आपने ले लिया, अच्छे साथी बना लिए। लेकिन सच है कि नरेंद्र मोदी ने क्या कैंडिडेट को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना है, बता दीजिए उनको खत्म किस तरह के कैंडिडेट को चुना है? कम से कम पीडीपी वाले, नक्सलवादी के खिलाफ फैसला किया, जो नक्सलवादी को बढ़ावा देने का काम किया, जो शिवसेना के साथ धोखा करके पार्टी छीनने वाले, दूसरे को गठबंधन पर ज्ञान में क्या बात है? ऐसा लगा ओसामा बिन लादेन शांति का उपदेश दे रहा। वाह, डेमोक्रेसी का अब यही रह गया था अमिताभ जी की डेमोक्रेसी का पाठ नरेंद्र मोदी और उनके प्रवक्ता से हमको सीखना पड़े, किसके साथ रहना है किसके साथ नहीं रहना। आप सीखते तो आप सत्ता में होते। के साथ जो देश को बांटने वाली पार्टी थी, जिनको कहते थे कि ये अलगाववादी पार्टी है, जिनको कहते थे पाकिस्तान परस्त पार्टी है, जिनको कहते जो कहती थी जम्मू कश्मीर स्वायत्त होना चाहिए, उसके साथ सरकार बना करके सत्ता करने वाले दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं। क्या बात है रत्नाकर जी, बहुत शानदार। और दूसरी बात कम से कम भारतीय जनता पार्टी के अपने इतिहास को पढ़ लीजिए, क्या कब लड़ाई क्या हुआ लोकतंत्र में। ये कोई कहा जाएगा कि हारने के लिए चुनाव लड़ता है? अरे हमने भी, आप कह रहे हैं आपकी स्ट्रेटजी, आपके पास मंत्री, आपके पास ईडी, आपके पास सीबीआई है, सरकारी संस्थाओं का निर्वाचन आयोग का दुरुपयोग करते हैं, इसका मतलब आप ही जीतेंगे नहीं। आप देखिए देश के पड़ोसी राज्यों में, श्रीलंका में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, म्यांमार में क्या हुआ, आज नेपाल में क्या हुआ। जब आप डेमोक्रेटिक संस्थाओं की हत्या करते हो, आप लोकतंत्र की हत्या करते हो, संवैधानिक संस्थाओं का गला घेरते हो, तो इसी तरह की घटनाएं होती है जो नेपाल में हुई, जो बांग्लादेश में, जो म्यांमार में हुई, जो श्रीलंका में हुई। रुकना होगा दोनों मित्रों को, रत्नाकर जी को भी, धर्मेंद्र सिंह को भी। एक छोटा सा सवाल मैं सोचता हूँ चारों मित्रों से ले लूँ। रोहित अग्रवाल शुरू करूँ। रोहित अग्रवाल, एनडीए में सेंध लगेगी या एनडीए इंडिया में सेंध लगाएगा? छोटी सी टिप्पणी, यही टिप्पणी सबसे लूंगा। गठबंधन वाले अपना संभाल लें, हमको सेंध लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये अपने आप ही टूट टूट के आ जाते हैं, इनकी सेंध लगाने की जरूरत नहीं है इंडिया गठबंधन में। ये आपस में ही इतना सर पुटव्वल कर लेते हैं कि अपने आप ही टूट जाते हैं।
भाई ठीक, ये देखिए, अब विवेक जी, बीआरएस विवेक को जी, कौन गाली दे रहा है? भाई हमने तो इंडिया कहा कि BRS अलायंस, को गाली दो। इंडिया अलायंस इंटैक्ट रहेगा या सेंधमारी हो जाएगी? या आप जैसा दावा कर रहे थे कि खेला कर देंगे तो आप एनडीए में सेंध लगा लेंगे? सोच के बोलिएगा, क्योंकि आधे घंटे में परिणाम देश के सामने होंगे। जी विवेक जी। देखिए अमिताभ जी, अच्छा मुझसे पूछ रहा है, मैं समझ नहीं पाया। जी देखिए ये बात यहाँ पे इसकी इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि आज आपके पास संख्या बल, आप कहते हैं हमारे पास है, संख्या बल है, उसके कहने से बाद नहीं क्या माना जाता जरूरत है, पड़ी होने लोगों से को माना जाता डराने है। की, आपकी यही डराने गलतफहमी की, है। धमकाने की, और उसके बाद ये बात सफाई देने की बात क्या हुई? आप पास संख्या बल था, फिर लोगों को क्यों डराया धमकाया? जो आज लोग बाइकाट कर ठीक रहे है हैं, विवेक जी, क्या वो अब ऐसे ही आप इसके बाइकाट कर रहे हैं? विश्लेषण में नहीं, अभी रुकना होगा। मैंने सिर्फ हाय नाम पूछा, आपके में सेंध लगेगी या आप सेंध लगा लेंगे? अब आप उसकी थ्योरी में जा रहे हैं। आप लोग थ्योरी में बहुत जाते हो, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। आधे घंटे में परिणाम आ रहे हैं यार, आप थ्योरी बता रहे हो कि आज मुख्य बात ये है। अरे मुख्य बात ये है कि किसके पास कितना वोट पड़ा, यही मुख्य बात है। और ये कौन सी शैली है बात करने की? आप कह रहे हो कि आपके पास नंबर है, मेरे कहने से मेरे पास नंबर नहीं माना जाता धर्मेंद्र जी। नंबर होने से नंबर माना जाता भैया। ये कोई निजामुद्दीन की दरगाह के बाहर बटरा लंगर है क्या? अजब बात, कैसे बात बोलते हो? ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए। देश में कोई भी सरकार हो, छोटे राज्य की, बड़े राज्य की या भारत की, उसके पास नंबर है इसलिए वो सरकार में है। ये शर्म लगती है क्या बोलने में? इससे पता लगता है कि मन में कितनी कुंठा गहरी है। आप कह रहे हो कि आपके पास नंबर नहीं। भाई साहब, पार्लियामेंट ने शो किया कि हमारे पास नंबर है। किसी कहने से कोई सरकार हो जाएगी? मान लो कल को विवेक जी खड़े हो जाएं और कहें मेरे पास नंबर है, तो आपके कहने से तो नहीं माना जाएगा। इसलिए लोकतंत्र का सम्मान करना सीखिए। धर्मेंद्र जी, वही सवाल आपसे, अंतरात्मा की आवाज पर आप सेंध लगा लेंगे या रत्नाकर जी का खेमा आपके खेमे में सेंध लगा लेगा? प्रैक्टिकल सवाल है, प्रैक्टिकल जवाब देखिए, दीजिएगा। ऐसा इंडिया- नो दिनकर बस एकदम बहुत जी बहुत प्रैक्टिकल एक लाइन का जवाब है। पहली बात तो ये जो लड़ाई है इसमें इंडिया गठबंधन पूरी तरह इंटैक्ट है, एक साथ है। दूसरे, अंतर विरोधों से घिरे हुए एनडीए में उनके तमाम स्टेक होल्डर से हमें बड़ी उम्मीदें हैं और वही परिवर्तन के लिए हम लोग आश्वस्त हैं। अगर उनका साथ मिलेगा अंतरात्मा की आवाज के आधार रत्नाकर पर, सिंह, वही प्रश्न आपसे, आप सेंध लगा पाएंगे या आप में सेंध लग जाएगी? क्योंकि अब सारा मेरी रुचि इसमें नहीं, राष्ट्रपति कौन, उपराष्ट्रपति कौन बन रहा, हम समझ रहे हैं क्या? मेरी रुचि है नंबर देखने में, क्या कि किसी में सेंध मारी तो नहीं हुई, और अगर जिसमें सेंध मारी हुई वो कमजोर है, ये बात तय हो जाएगी। रत्नाकर जी, जल्दी से टिप्पणी। देखिए अमिताभ जी, जो आंकड़े दर्शा रहे हैं, जो आंकड़े दिखा रहे हैं, उसमें उम्मीद जो है कि हमारी जीत का अंतर कम से कम 100 से ज्यादा होगा। अब अगर 100 से ज्यादा जो आंकड़े आते हैं तो निश्चित रूप से हम इनके पार्टी के लोगों की अंतरात्मा जो है, ये बार बार कह रहे हैं, वो अंतरात्मा जाग जाएगी और वो कहीं ना कहीं एक सुटेबल कैंडिडेट, एक योग्य व्यक्ति को, एक योग्य उम्मीदवार को जो है वो जिताने का काम करेंगे। तो निश्चित रूप से सेंधमारी इन्हीं के पार्टी के लोगों की अंतरात्मा जागेगी। हमारे लोगों की तो अंतरात्मा पहले ही जागी हुई है, इसलिए तो वो देश के विकास करने वाली पार्टियों में है। और रुकना होगा, समय कम है। बीजेपी कह रही है, ठीक है, बीजेपी ने कम से कम प्रैक्टिकल उत्तर दिया। बीजेपी कह रही है कि विपक्षी दलों के, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की अंतरात्मा जागेगी और वो एनडीए की तरफ वोट करेंगे। ये बीजेपी कह रही है कि उसमें से तमाम एमपीज बीजेपी एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में वोट करेंगे। अभी बहुत विवाद बढ़ाने की जरूरत नहीं, थोड़ी सी देर में वो नंबर आ जाएगा, तब ना रत्नाकर उस बात का खंडन कर पाएंगे ना धर्मेंद्र सिंह कर पाएंगे, क्योंकि नंबर तो सबको मानना पड़ेगा। वहां तो थ्योरी चलेगी नहीं, वहां तो विशुद्ध नीट प्रैक्टिकल होगा। लेकिन एक बात जो धर्मेंद्र सिंह ने कही वो चीज चिंताजनक है। उन्होंने म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के एक सी डिजाइन के बवाल और बगावत को रेखांकित किया और कहा फिर ऐसा होता है तो ऐसा हो जाता है। यह भाव ठीक नहीं। हमारी पार्टी अलग हो सकती है,
देश तो सबका है। क्या हम म्यांमार और श्रीलंका और बांग्लादेश और नेपाल जैसी स्थितियों की कामना कर रहे हैं अपने देश के लिए? ये ठीक नहीं। क्या हम अब उनसे उम्मीद से हैं कि नेपाल में भी हो गया, अब यहां भी होगा? इसीलिए मैंने आरंभ में कहा था, इतनी जल्दी जल्दी उम्मीद से मत होइए, इससे चेहरा खराब हो जाता है। भारत में ऐसी कोशिशें कई बार हुई, करने की कोशिशें की लोगों ने, कर नहीं पाए। ये भारत है, इसकी मिट्टी में जादू है, इसके अंदर इसकी तासीर में जादू है। ये न पाकिस्तान है, न बांग्लादेश है, न म्यांमार है और न नेपाल है। कई बार कोशिशें की गई, अलग अलग संगठनों ने ऐसे जाल फेंके, लेकिन भारत कभी नेपाल नहीं बनेगा, भारत कभी बांग्लादेश नहीं बन सकता। ये डिजाइन दिख रही है, ये संयोग नहीं है। जो दृश्य हमने बांग्लादेश में देखे, एग्जैक्ट वही दृश्य हमने नेपाल में देखे, जो नेपाल में देखे वही पाकिस्तान में देखे, वही श्रीलंका में देखे। एक ही पैटर्न, एक ही डिजाइन इंप्लीमेंट हो रही है। सबको पता है ये कहां से आ रहा है खेल, लेकिन पार्टियां अलग हो सकती हैं, राजनीतिक निष्ठाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन देश की बात जब आए तो सियासत छोटी हो जानी चाहिए, दलीय निष्ठाएं टूट जानी चाहिए। देश पहले है, दल बाद में है। दल छोटी चीज है। कांग्रेस, बसपा, सपा, भाजपा, लोकदल, जनता दल, ये छोटी चीजें हैं। ये नहीं थी पार्टियां तब भी देश था। आज पार्टियां हैं तो भी देश है, पार्टियां नहीं रहेंगी, नई पार्टियां रहेंगी तो भी देश रहेगा। ऐसी भविष्यवाणी मत करिए। यहां तक तो ठीक है, राजनीतिक दल है कि मोदी की सरकार 6 महीने में गिर जाएगी, नहीं भी गिरे तो आप बोलते रहो, लेकिन यह भविष्यवाणी स्वीकार्य नहीं होगी कि फिर नेपाल जैसा हो जाएगा भारत में। नहीं, यह अक्षम्य है। ऐसी कामना नहीं होनी चाहिए, ऐसी चेतावनी भी नहीं होनी चाहिए। यह देश तो सबका है, जो राजनीति करते हैं उनका भी, जो राजनीति नहीं करते उनका भी, जो वोट देते हैं उनका भी, जो वोट नहीं देते उनका भी। इसलिए जो लोग ऐसी इच्छा रखते हैं कि श्रीलंका हो जाए भारत, भगवान करे बांग्लादेश हो जाए, भगवान करे नेपाल हो जाए, वो ठीक नहीं। भारत भारत रहेगा, भारत माता का मस्तक ऊंचा रहेगा। हमारे यहां कहते हैं ना कि हम दिन 4 रहे न रहे, मां तेरा वैभव अमर रहे। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। पाक तुम अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला।